हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स में चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल में। तो देखिए 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9वां क्वेश्चन कह रहा है दो नगर ए व बी नियमित बस सेवा द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। दो नगर हैं, क्या हो रहे हैं, एक नियमित बस सेवा से क्या है जुड़े हैं और प्रत्येक टी मिनट के बाद दोनों तरफ बसें चलती हैं। मतलब टी मिनट के बाद क्या हो रही हैं, दोनों तरफ क्या हो रही हैं, बस चलती हैं। कोई व्यक्ति साइकिल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की तरफ जा रहा है। ए से क्या हो रहा है, बी की तरफ जा रहा है। ए से बी की तरफ जा रहा है और नोट करता है कि प्रत्येक 18 मिनट के बाद एक बस उसकी गति की दिशा में तथा प्रत्येक 6 मिनट बाद उसके विपरीत दिशा में गुजरती है। बस सेवा काल टी कितना है कि बसें सड़कें पर किस चाल से, इस चाल क्या कीजिए, स्थिर मानते से चलती हैं। सड़क पर किस चाल से चलती हैं, स्थिर मानिए। तो माना बस की चाल कितना है, वी बी किलोमीटर प्रति घंटा। मान लेते हैं बस की चाल क्या है, वी बी किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या रही बस इससे क्या रही, गुजर रही है और फिर दोबारा क्या रही, बी की तरफ से एक आके फिर गुजर रही है। तो साइकिल सवार की चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। जब बस साइकिल सवार की गति की दिशा में गुजरती है, जब क्या हो रही है, जब ए से बी की तरफ जा रहा है ए और बस भी क्या हो रही है, जब उसके पीछे से क्या करती है, आगे बढ़ती है, तब बस की साइकिल सवार के सापेक्ष का चाल क्या हो जाएगा, वी बी माइनस वी सी। तो मतलब क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा। जब दोनों समान दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, चाल घटती है। तो क्या होगा, बस की चाल तो तेज होगी, तो इसलिए वी बी में से क्या करेंगे, साइकिल की घटा देंगे, क्या वी बी माइनस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बस साइकिल सवार को प्रत्येक 18 मिनट में मिलती है। साइकिल सवार को कितने मिनट में मिल रही है, 18 मिनट में। तो 18 मिनट में मिलती है। तो इस समय अंतराल में बस द्वारा साइकिल सवार के सापेक्ष चली गई दूरी, तो बस द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, चाल गुणे समय। चाल कितना है, इस समय 18 मिनट है, तो उसको क्या करेंगे, किलोमीटर में बदलेंगे। तो कितना आ गया, वी बी माइनस 20 गुणे 18/60 किलोमीटर। तो कितना दूरी तय किया, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो इतना चाल से 18 मिनट में क्या हो गया, इतना समय लगा। समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब प्रत्येक दिशा से बस टी मिनट बाद चलती है, तो बस द्वारा टी मिनट में तय की गई दूरी वी बी टी बटे 60 किलोमीटर। वी बी गति से क्या हो रही है, बस गति कर रही है ना चाल से, तो क्या होगा, टी बटे 60 किलोमीटर दूरी तय करेगा। तो समीकरण 1 और 2 से दोनों क्या होंगे, दोनों दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो दूरी दोनों क्या है, बराबर हो जाएगा। तो वी बी माइनस 20 18/60 और वी बी माइनस टी बटे 60। तो वी बी माइनस 20 इंटू वी बी इंटू टी बाई 18। समीकरण नंबर इसको 3 मान लेते हैं। अब वी बी इंटू टी बाई 60 किलोमीटर क्या होगा, इसको समीकरण नंबर 2 माना है। अब जब साइकिल सवार की गति के विपरीत दिशा में गुजरती बस बी से ए की ओर जाती है, उसके विपरीत गुजरती है, तो बी से ए की ओर आ रही बस की साइकिल सवार के सापेक्ष गति क्या होगा, वी बी प्लस चाल क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जब चाल जुट जाएगा तो बस प्रत्येक 6 मिनट में साइकिल सवार होकर गुजरती है। जाते समय कितना समय लग रहा था, 18 मिनट, लेकिन क्या हो रहा है, आते समय क्या हो रहा है, 6 ही मिनट में गुजर जा रही है। तो 6 मिनट में तो चाल कितना होगा, वी बी प्लस वी पी प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, वी प्लस 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बस द्वारा 6 मिनट में साइकिल सवार से होकर गुजरती है, तो अतः समय अंतराल में बस द्वारा साइकिल सवार के सापेक्ष चली गई दूरी। तो कितना दूरी चलेगा, तो चाल आ गया और समय 6 मिनट लग रहा, तो 6/60 यानी कितना, वी बी प्लस 20 इंटू इतना। और चूँकि बस द्वारा टी मिनट में तय की गई दूरी वी बी बराबर टी बाई 60 किलोमीटर। तो क्या समीकरण 4 और 5 से, तो समीकरण ये 4 है, वी बी इंटू टी बाई 18। तो क्या करेंगे, समीकरण 4 और 5 से गुणा करेंगे, देखेंगे तो समीकरण 4 और 5 में तो वी बी प्लस 20 इंटू अपन 60 6/60 और वी बी माइनस टी बटे 60, वी बी माइनस 20 और वी बी प्लस 20 था इधर, तो वी प्लस 20 इंटू टी बाई 60 और टी मिनट में तय की गई दूरी कितना, वी बी इंटू टी बाई 60। तो वी बी इंटू टी बाई 60 दूरी कितना हो रहा है, तय कर रहा है। तो समीकरण 4 और ये समीकरण 5।
समीकरण 4 और 5 क्या होंगे, दोनों बराबर हो गए। चूँकि क्या टी मिनट में तय की दूरी और ये दूरी दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। तब आइए इसके आगे समीकरण 4 को 3 से भाग दे देंगे। समीकरण 4 कर रहे हैं, समीकरण 6 ए बना है क्या, कौन सा समीकरण बना है, इसको समीकरण 6 मान लिया। समीकरण 6 में क्या किए, 3 से भाग देंगे। तो भाग देंगे क्या, वी वी प्लस 20 अपन वी माइनस 20 18/6 यानी 3। तो 3 वी वी प्लस 20 और 3 वी माइनस 60। तो क्या होगा, वी वी को ले जाएंगे उधर और 60 इधर आएगा, 60 20 80 और 2 यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, चाल आ गया कितना, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अब वी वी का मान समीकरण 4 में रख देंगे, ये समीकरण 6 में रख देंगे। जब समीकरण 6 में यहाँ मान रखेंगे तो आपका निकल के आएगा 40 + 20 यानी 60 × 6 4 6 24 6 6 36 360/40 यानी 9 मिनट। समय कितने का लगेगा, 9 मिनट। क्या है, 9 मिनट में चल रही है। प्रत्येक बस कितने मिनट में चल रही है, 9 मिनट में चल रही है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा कोई खिलाड़ी एक गेंद को ऊपर की ओर आरंभिक चाल 29 मीटर प्रति सेकंड से फेंकता है और गेंद की ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। जब ऊपर की तरफ गति करेगा तो त्वरण की दिशा क्या होगी। तो आइए देखते हैं। फिर कह रहा है इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के वेग व त्वरण क्या होंगे और गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x = 0 व t = 0 चुनिए और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा को x अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए और गेंद की ऊपर व नीचे की गति के दौरान स्थिति वेग त्वरण के चिन्ह बताइए और किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है और कितनी देर के बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। जी बराबर इतना। तो वायु का प्रतिरोध नगण्य है, वायु क्या कर रहा है, रोक नहीं रहा। तो सबसे पहले पहला कह रहा है कि गेंद को ऊपर की ओर गति के दौरान त्वरण की दिशा, जब क्या कर रहे हैं, गेंद गुरुत्व के अंतर्गत गति कर रही है, अतः त्वरण की दिशा ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गुरुत्वीय त्वरण की दिशा में होगी। जो त्वरण होगा कहाँ होगा, ऊपर तो जा रहा है लेकिन क्या हो रही है, पृथ्वी उतना गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रही है, तो इसलिए क्या होगा, त्वरण की दिशा क्या होगी, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर, सीधे नीचे की ओर होगी। ऊपर भले वो गति कर रहा है लेकिन त्वरण क्या हो रहा है, नीचे की ओर लग रहा है। पहले का आंसर आपको मिल गया। फिर कह रहा है इसकी गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद के त्वरण क्या होंगे। गति के उच्चतम बिंदु पर वेग 0 हो जाएगा तथा त्वरण गुरुत्वीय त्वरण g के बराबर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर है। क्या हो जाएगा, जब ऊपर पहुंच जाएगा, उच्चतम बिंदु पर पहुंचा तो वहाँ त्वरण का मान क्या हो जाएगा, वेग का मान 0 हो जाएगा। वेग का मान क्या होगा, 0 वेग हो जाएगा। वहाँ पर पहुँच गया, क्या होगा, अंतिम बिंदु पर पहुँचा जितनी वेग से हम फेंके थे, वेग हो गया 0। अब वहाँ से गुरुत्वीय त्वरण जी से क्या होगा, गति करते हुए नीचे आएगा, बराबर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। कर उच्चतम बिंदु पर गेंद पर वेग तथा त्वरण क्या होंगे, तो वेग 0 हो जाएगा और त्वरण क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। फिर करा यदि उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x = 0 और t = 0 सेकंड पर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा में x अक्ष की धनात्मक दिशा चुने, तब ऊपर की ओर गति के समय जब ऊपर की ओर जाएगा तो क्या होगा, स्थिति धनात्मक होगी, वेग भी वेग ऋणात्मक होगा, क्योंकि क्या होगा, वेग घटता जाएगा और त्वरण क्या होगा, धनात्मक, त्वरण क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और नीचे की ओर गति के समय क्या होगा, स्थिति धनात्मक होगी और वेग भी क्या होगा, धनात्मक होगा और त्वरण भी क्या होगा, सभी धनात्मक होंगे। लेकिन क्या होगा, ऊपर की तरफ क्या होगा, स्थिति बस धनात्मक होगी और वेग क्या होगा, घटता जाएगा, यानी ऋणात्मक होगा और त्वरण क्या होगा, धनात्मक होगा। फिर करा डी, माना गेंद यच अधिकतम ऊंचाई तक ऊपर तक जाती है तो गेंद का आरंभिक वेग क्या होगा, u = 29.4 मीटर प्रति सेकेंड। आरंभिक वेग कितना दिया इसमें, कह रहा है ऊंचाई तक गेंद जाती है तो कितनी देर बाद गेंद खिलाड़ी के हाथों में आ जाती है। तो जी का मान कितना दिया, इतना दिया है। तो गेंद का प्रारंभिक वेग यदि 29.4 मीटर प्रति सेकंड है और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो अधिकतम ऊंचाई पर गेंद का अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चूँकि सूत्र होता है गति के समीकरण से v² = e² - 2gh। प्रारंभिक वेग कितना है, u का मान कितना है, v का मान कितना है, 0, v² = 0 है, u का मान 29.4
माइनस 2 गुणे इतना इंटू एच, तो एच का मान कितना आ गया 44.1 मीटर। तो पुनः गति के समीकरण से v बराबर u माइनस जी टी, तो v का मान 0 है, u का मान इतना और g t का मान हमको निकालना है, h का मान दिया है, g का मान दिया है, तो h में रख देंगे तो t बराबर कितना आ गया 3 सेकंड। गेंद को ऊपर जाने में लगा ठीक उसके नीचे आने में लगे समय के बराबर होता है। गेंद जितना समय में ऊपर जाती है उतने ही समय में क्या होती है नीचे आती है, और गेंद खिलाड़ी के हाथ में आने में लगा समय क्या होगा 2t यानी 6 सेकंड का समय। 3 सेकंड में ऊपर गई, 3 सेकंड में नीचे आ गई, तो 6 सेकंड का समय लगा। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में 29.4 मीटर पर सेकंड कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा इसका वेग सही हो जाएगा, थोड़ा मिसप्रिंटिंग दिया था। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो देखिए 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को ध्यान से पढ़िए और कारण बताते हुए व उदाहरण देते हुए बताइए कि वे सत्य हैं या असत्य। एक बीमी गति में किसी कण की कोई कण है और किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है, या चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक हो। तो आइए एक एक करके इसका आंसर देखते हैं। पहला कथन सत्य है कि मतलब क्या है, किसी क्षण चाल शून्य होने पर भी उसका त्वरण अशून्य हो सकता है। चाल शून्य हो सकता है यदि किसी वस्तु को क्या हो रहा है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, तो क्या अधिकतम ऊंचाई पर के बिंदु पर इसकी चाल शून्य हो जाती है, परंतु क्या होता है गुरुत्व के कारण उसका त्वरण क्या होता है गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाता है, जो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर लगता है। तो इसलिए क्या हो सकता है त्वरण अशून्य रहेगा, क्योंकि क्या कहते हैं जब ऊपर फेंकेंगे क्या होगा गुरुत्वीय त्वरण अपन के बराबर उसका त्वरण हो जाएगा। फिर कह रहा चाल शून्य होने पर भी उसका वेग अशून्य हो सकता है। दूसरा कथन क्या होगा असत्य होगा। कह रहा क्योंकि वेग को किसी निश्चित दिशा में चाल के रूप में परिभाषित करते हैं। वेग को क्या कहते हैं किसी निश्चित दिशा के रूप में क्या कहते हैं चाल के रूप में परिभाषित करते हैं। यदि चाल शून्य है तो वेग का परिमाण शून्य होगा, अतः वेग भी शून्य होगा। जब चाल शून्य है तो क्या होगा वेग भी शून्य होगा ही, वेग का परिमाण भी क्या होगा शून्य होगा। कर सत्य। तीसरा क्या होगा सी कह रहा है चाल स्थिर हो तो त्वरण अवश्य ही शून्य होना चाहिए। हाँ, यदि एक कण एक सरल रेखा में नियत चाल से गति कर रहा है तब इसका वेग भी नियत होगा और इसके परिणाम स्वरूप उसका त्वरण शून्य होगा। यदि क्या होगा जब कोई कण है क्या होगा सीधे सरल रेखा में गति करता है, यदि चाल स्थिर है तो क्या होगा त्वरण शून्य होगा ही, क्योंकि जब समान वेग से क्या होगा जब चाल स्थिर है समान वेग से चल रहा है तो क्या होगा वह नियत वेग से चल रहा है तो क्या होगा चाल उसका त्वरण क्या होगा शून्य होगा ही। फिर डी कर रहा है चाल अवश्य ही बढ़ती रहेगी यदि उसका त्वरण धनात्मक हो। यह कथन असत्य है। त्वरण धनात्मक होगा तो उसका चाल बदल जाएगा, बढ़ती रहेगी नहीं। कर असत्य यदि ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर धनात्मक दिशा लें तब ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकी गई गेंद की चाल निरंतर कम हो जाती है, जबकि उस पर कार्यरत त्वरण धनात्मक होता है। ऊपर जाती है तो क्या होगा कार्यात्मक त्वरण क्या होता है धनात्मक होता है, लेकिन क्या होती है उसकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है। लेकिन सत्य भी तब होगा यदि गेंद क्या होगा स्वतंत्रतापूर्वक गुरुत्व के अंदर नीचे गिर रही है, तब त्वरण धनात्मक तथा गेंद की चाल निरंतर बढ़ रही है। अब क्या हो रहा है नीचे गिरा रहा है तो क्या हो रहा है बढ़ रहा है, और ऊपर फेंक रहे हैं तो क्या हो रहा है घट रहा है। तो इस प्रकार क्या होगा ये दोनों हो सकता है धनात्मक, यदि उसका त्वरण धनात्मक हो तब भी क्या होगा धनात्मक, दोनों तरह क्या हो रहा है कार्यरत बल के त्वरण क्या है दोनों में धनात्मक है। लेकिन क्या हो रही है एक स्थिति में ऊपर फेंकने पर क्या हो रही है चाल घट रही है और नीचे फेंकने गिराने पर क्या हो रही है बढ़ रही है। तो उम्मीद है 11वां क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहले बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।